जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अभी जो है हम आप लोगों को क्लास 10th का सिलेबस दिखा रहे हैं, जो सत्र आप लोगों का अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है। और जब आप लोग सोच रहे होंगे कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अभी क्यों बता रहे हैं, तो जानकारी थी, बट जो है हमने सोचा कि अभी जब आपका फिर से स्टार्टिंग होगा तो उसी समय जो है आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसे हमने क्लास 9th का जो है सिलेबस आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, बट आप लोगों ने इतना क्लियर किया नहीं। बाकी अभी तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इसको जो है क्लिक किया है। साथ साथ आप लोगों ने जो थंबनेल पर देखा कि हमारे पड़ोसी जो बताए हैं, हमें तो बस इतना ही पढ़ना है, आप क्या जो है सिलेबस बताने के चक्कर में पड़े हुए हो। इन द सेंस जो हम कहना चाहते हैं क्या बात है, बात इतनी सी है कि जो है आप देखेंगे कि आपके कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, आपके सहपाठी मिलेंगे, वो बस इतनी सी बात आपसे कहते हैं कि ये जो आपका पूरा कंप्लीट बुक है, इसमें जो है बस आपको 2 से 4 ऐसे टॉपिक हैं, इन्हीं को आप पढ़ लीजिएगा, इसी के थ्रू जो है आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। इनसे बाहर कुछ भी आता नहीं है। तो आपको बता दें कि पूरा सिलेबस आपको देखना ज़रूरी होता है, और इस बार जो है आप लोगों के सिलेबस में सच में जो है कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आखिर क्या जो है बड़ा बदलाव हमारे सिलेबस में हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये क्लास 9th सोशल साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ जो है आप लोगों के कंप्लीट जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं, उनका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, और साथ साथ हर एक टॉपिक को जो है इस चैनल पे कंप्लीट जो है कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है पहले क्या होता था कि आप लोग देख रहे हैं, जब से कोविड का काल चल रहा था उस समय जो है आपका 70% जो है सिलेबस हो चुका था। 70% सिलेबस होने का मतलब ये है कि 30% सिलेबस आपका जो होता था उसमें से जो है 100% सिलेबस में से आपका 30% सिलेबस जो है कट कर दिया गया था, जिसके थ्रू क्या होता था कि वहाँ पे आप लोगों को केवल 70% सिलेबस पढ़ के ही आप लोगों को वहाँ से जो है 70 नंबर मिलते थे, जो आपके लिखित होते हैं। बाकी इसके बाद क्या होगा कि आपका अब देखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कार्य जोड़ने के बाद जो है आपका जो 100 नंबर्स आपका जो मिलता था, इसमें से आपका केवल 70 नंबर्स जो है आप लोगों को मिलते थे 70% पढ़ने के। लेकिन जो है अभी आप लोगों को 100% सिलेबस आप पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आप लोगों को 70 नंबर्स यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अब की बार जो है कितना सिलेबस हमारा हो चुका है। तो अब की बार जो है आपका जो सिलेबस है, ये आपका सिलेबस इस बार जो है 100% हो चुका है। ठीक, 1 मिनट। आपका सिलेबस जो है 100% हो चुका है, यानी कि आप लोगों के जितने भी टॉपिक आपके सब्जेक्ट में दिए जाएंगे सबको पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका है, इसमें जो है आपको बता देते हैं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। जो सोशल साइंस है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो आपका होता है, ठीक 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक, पहला जो आपका होता है वो आपका होता है हिस्ट्री। ठीक, यानी कि इतिहास के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसे भारत और समकालीन विश्व सेकंड इसमें दिखाया गया है, जो कि आपका क्लास 9th में फर्स्ट था। इसके बाद समकालीन भारत यानी भूगोल के नाम से जिसे जानते हैं। जियोग्राफी जो आपका दिखाया गया इसमें भी सेकंड, तो उसमें आपका वो फर्स्ट था। इसके बाद हम देखेंगे नागरिक शास्त्र और फिर अर्थशास्त्र। तो ये 4 आपके जो है क्या हैं, इसमें सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपके ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं। आपको हम सच्ची बताएं, बात यह है कि ये ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू आप जो है, जो इंडिया की टॉप लेवल की एग्ज़ाम होती है यूपीएससी सीएससी, इसमें एक कोर सब्जेक्ट होते हैं। इनको बिना पढ़े जो है, अन्यथा अन्य सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उनको आप नहीं पढ़ सकते हैं। एक कोर सब्जेक्ट हैं, तो इनको यहीं से जो है आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है, यदि जो है आप आगे चल के किसी भी प्रकार का कोई भी जीएस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले इसमें जो है हम देखते हैं एक एक के बारे में। तो इसमें कुछ कई यूनिटों के बारे में आप लोगों के सामने हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो है ये जो 20 नंबर्स हैं, यहाँ से हिस्ट्री का आता है, 20 नंबर आपका जियोग्राफी का, 15 नंबर आपका पॉलिटी और 15 नंबर आपका इकोनॉमिक का। ऐसा क्यों होता है कि इसमें जो है 20 नंबर और यहाँ पे जो है आपके केवल 15 नंबर्स हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी में आपके जो है मैपिंग से आता है, और इन दोनों में मैपिंग से नहीं आता है, तो वही 5 नंबर आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें जो है हम लोग देखेंगे अलग अलग खंड में। तो यूनिट फर्स्ट में आपकी हिस्ट्री आती है, और हिस्ट्री में आपके 20 नंबर्स आते हैं। तो जो आपका खंड नंबर 1 है, इसमें हम देखेंगे जो है पहला है कि घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो इसमें जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 8 नंबर आपके केवल जो है यही 2 ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से आपको 8 नंबर मिलने वाला है। पहला आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा आपका है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये 2 ऐसे चैप्टर आपको मिलेंगे, यहीं से आपको जो है 8 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपका पढ़ना है 1830 ईस्वी से 1830 ईस्वी के बाद जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है,
क्या कारण रहे हैं इसमें, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर जोसेफ मैथ्यूनी के विचार, आदि के विचार, ऐसे अन्य लोग हैं, इनके विचारों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद जो आपका है पोलैंड के बारे में आपको पढ़ना है, हंगरी के बारे में पढ़ना है, इटली, जर्मनी, ग्रीस और अन्य आंदोलन, ठीक है। ऐसे जो आंदोलन हुए हैं, इनसे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मतलब बातचीत है कि यहाँ पे आंदोलन क्यों हुए हैं, क्या कारण रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना है। आंदोलन के बारे में कुछ विशेषताएं होंगी, इस आंदोलन से क्या जो है हमको लाभ हुआ, ये सभी थोड़ा थोड़ा आप जो है यहाँ से पढ़ते चलेंगे, जो कि हम यहाँ पे कम्प्लीटली आपको जो है डिटेल में इसी चैनल पे जो है हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद आपका आ जाता है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या क्या देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध से जो है हमारे राष्ट्र के उदय होने के कारण जो है क्या रहे हैं, यानी कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। फिर खिलाफत आंदोलन का इस पे जो है क्या प्रभाव रहा है, असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है। फिर नमक सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा चलाया गया, इसका जो है क्या इसमें भारत के राष्ट्रवाद में इसका क्या योगदान रहा है। जनजाति, श्रमिक, किसान आंदोलन, ये जो अन्य आंदोलन हुए हैं इस तरीके की, इनका क्या योगदान रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा क्या थी, ठीक, वो जो है उसका किस तरीके से वो आंदोलन चला और उसमें जो है आंदोलन की सीमाएं क्या थी, कब से कब तक जो है स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे सामूहिक अपनत्व, यानी अपनेपन की भावना जो होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कि आपके भारत के राष्ट्रवाद में ये ऐसे 5 टॉपिक हैं जिनको जो है आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके बाद जो आपका आता है खंड नंबर 2 और खंड नंबर 2 जो है इसी में आता है, जो कि जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से है। ये आपके सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें आप देखेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 खंड 2 और 3 को मिलाकर। तो आप देखेंगे यहाँ से खंड पहला आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जो है थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से भी आप 7 नंबर देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद जो है आपको मिलेगा, लेकिन वो दोनों चैप्टर आपके खुद ही जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें जो है हम देखते हैं भूमंडलीकरण विश्व का बनना, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, वैश्वीकरण का चैप्टर है, वैश्वीकरण का चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे पूर्व आधुनिक विश्व, यानी कि आज से पहले का विश्व हमारा कैसा था। फिर आप देखेंगे 19वीं शताब्दी में 1815 से लेकर 1914 तक जो है हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या रही, हमारे विश्व इन द सेंस है कि पूरे विश्व की। इसके बाद महायुद्धों के मध्य में जो महायुद्ध हुए, जो विश्व युद्ध हुए, इसके मध्य में हमारी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक महामंदी आई है, जिसमें जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कई बार महंगाई बढ़ी है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कई बार चीज़ों के दामों में, उनके प्रोडक्ट जितने भी थे उनमें जो है कमी आई है। तो इन सभी चीज़ों पे जो है यहाँ पे चर्चा करना है। फिर आप देखेंगे जो यहाँ पे विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जो है यहाँ पे देखना है। वैश्वीकरण की जो बात करें हम लोग कि वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई, तो ये जो है आप लोगों का इसी खंड 2 में ही आएगा। फिर आप देखेंगे औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग में आपको क्या क्या देखना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि औद्योगिकरण से जो क्रांति हुई है, इससे पहले जो है किस प्रकार का परिवर्तन हुआ कि जिसके कारण जो है ऐसी क्रांति हुई। फिर उपनिवेश में औद्योगिकरण, पूरे हम देखेंगे उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश क्या होता है कि जो जैसे एक उपनिवेशवाद होता है, जिसमें जो है क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जो है अपने कब्जे में करके जो है उसको चलाता है, अपने अनुसार जो उसको संचालन उसका करना चाहता है। तो ये सभी जो हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, यानी परिश्रम के बारे में, जो श्रमिक व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जो है यहाँ पे चर्चाएँ करनी है, आप लोगों को देखना है, समझना है। औद्योगिक विकास कैसे हुआ, वस्तुओं के लिए बाजार, मार्केट को भी हमको जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका आता है खंड नंबर 3, इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे मुद्रण है, ठीक, यानी स्मृति मुद्रण। आप देखेंगे आधुनिक विश्व, तो यूरोप में मुद्रण का क्या इतिहास रहा है। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का, यानी कि जिसके द्वारा जो है आप देखेंगे विचारों का आदान प्रदान हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। राजनीति, सार्वजनिक विवाद, मुद्रण, संस्कृति में संबंध, ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद जो आपका आता है मानचित्र कार्य, जो कि आपका 5 नंबर का मिलेगा यहाँ पे मानचित्र कार्य से। मानचित्र कार्य में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से जो है कितने नंबर आने वाले हैं, तो आप देखिए कि यहाँ भारत में जो रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र की बात हम करें कि यानी कि यहाँ पे फिजिकल मैपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल मैपिंग की बात कर रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद से जो है आपको क्या क्या देखना है, यहाँ पे 1918 से 1930 के बीच में यहाँ पे आपको कुछ दर्शना नामांकन, यानी कुछ ऐसे स्थान होंगे जिनके बारे में आपको देखना है। फिर आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि किस समय कौन सा मतलब कि आंदोलन चला, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देना है। किस स्थान पे जो है चला था, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है।
इसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो ये आपके कुछ रटे ऐसे गिने चुने आपके टॉपिक रहेंगे, इन्हीं से जो है आपका आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता, नागपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इन सभी अधिवेशनों के बारे में जो है आप लोगों को यहाँ पे चर्चा करनी है। यानी कि बस एक बार इनको जो है आप मैपिंग पे देख लेंगे। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि मैपिंग जो है हम यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे, वैसे एक बार हमने करा चुका है, हम करा चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से, जैसे असहयोग आंदोलन के बारे में आपको देखना है किस स्थान पे हुआ है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखना है, चंपारण में, जैसे बिहार, जो बिहार में चंपारण है आपका, तो चंपारण आंदोलन जो नील की खेती के लिए किया गया था। खेड़ा जो कि गुजरात में है, तो किसान सत्याग्रह के लिए किया गया था। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, सूती मिल श्रमिकों के लिए किया गया था। अमृतसर पंजाब में है, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, असहयोग आंदोलन का उद्घोष करने के लिए, यानी यहीं से जो है शुरुआत किया गया था। इसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम बात करें तो दांडी जो कि यात्रा किए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ जो कि गुजरात में है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। इसे मैपिंग पे ये 5 से 6 ऐसे स्थान है जिनको जो है आप लोगों को मैपिंग करना आना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। इसको जो है हमने कंप्लीट करा भी दिया और फिर से कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपको जो आपकी आती है यूनिट नंबर 2, जहाँ से जो है आपका आएगा जियोग्राफी स्टार्ट होता है। अब जियोग्राफी में आपको बता दें कि ये जो आपका कम्प्लीटली क्लास 10th की जियोग्राफी है, इसमें जो है पूरी तरीके से आपका क्लास 9th का तो उस तरीके से नहीं आता, लेकिन बेस जो है वहीं से बनता है। जैसे बेस बनने का मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से आपका इंडियन जियोग्राफी का है, जो पूरी तरीके से इंडियन जियोग्राफी, तो उसी के थ्रू जो है अब यहाँ पे आपको बताई जाएगी कि वहाँ पे जैसे सॉइल फार्मेशन के बारे में बताया गया था कि कहाँ जो है किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, किस तरीके के जो है कहाँ अभ्यारण्य पाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें जो है अब यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे संसाधन विकास। ठीक है, संसाधन और विकास के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो है क्या क्या आपको देखना है कि जैसे भूक्षरण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें मानव संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है, ये सभी आपको जो है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे वन और वन्य जीव। ठीक है, यानी वन में रहने वाले लोग और उनका वहाँ पे निवास करने वाले जीव और वन के बारे में जो है यहाँ पे आपको चर्चा करना है। तो यानी वनस्पति जगत के बारे में आप जानेंगे, भारत में कितने वन है, जैसे जो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, उनमें पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के बारे में बताया जाएगा। और वन संरक्षण यानी कि वनों को कैसे जो है बचाया जाए, ये सभी जो है डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। फिर इसके बाद जल संसाधन। जल संसाधन आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग प्रकार की जो है आप लोगों को परियोजनाएं मिलेंगी। ठीक है, जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं की बहुत कारणों से अलग अलग उद्देश्य जो है परियोजनाएं आप लोगों को मिलेंगी। जल जल दुर्लभता यानी कि जल ना मिलने की जो है कैसे किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पे जो है वर्षा जल का संचयन किस तरीके से जो है आप लोगों को कोई एक स्टडी, जैसे फिर वहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में अलग अलग स्थानों पे आपको जो है वहाँ पे केस स्टडी करना है कि किस तरीके से वर्षा के जल को बचाया जा सके, उसे कहीं जो है संचय किया जा सके। इसके बाद जो हम देखते हैं कृषि के बारे में आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे, तो कृषि में हमें क्या क्या देखना है कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी फसल होती है, यहाँ पे किस तकनीकी के द्वारा जो है इसको किया जाता है, ये सभी यहाँ पे आपको डिटेल में देखना है। इसके बाद जो आपकी इसी में आती है इकाई नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 जो कहें हम जियोग्राफी में, तो ये आपका आएगा खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें जो है आपको क्या क्या देखना है, तो आपको यहाँ पे खनिज के कितने प्रकार होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत खनिजों के बारे में, वहाँ पे किस तरीके से जो है ऊर्जा के संसाधन के प्रकार, ये सभी जो है हमको यहाँ पे चर्चा करना है, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 में जो 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। इसके बाद आपको जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में आप देखेंगे कि जो है केवल अर्थव्यवस्था के उद्योगों का योगदान क्या रहा है, औद्योगिक प्रदूषण क्या रहा है, पर्यावरण का निम्नीकरण, ये सब जो है आप लोगों को चर्चा करना है। यहाँ पे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ आपका जो है पूरा चैप्टर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो आपका एक लास्ट चैप्टर आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसमें संचार, परिवहन, संसाधनों का महत्व, व्यापार, पर्यटन यानी कि घूमने टहलने के स्थान, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें जो है चर्चा करना है। ये ज़्यादातर इसमें जो है यहीं से मैपिंग का जो है सवाल आप लोगों को मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग जो आपका 5 नंबर आने वाला है जो मैपिंग का आएगा, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं।
मैपिंग में आप लोगों को हम बता दें कि संसाधन और विकास जो है यहाँ से केवल क्या आएगा कि मृदा के प्रमुख प्रकारों की पहचान, कहाँ पे जो है कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि हमने आप लोगों को एक बार डिटेल में मृदा के बारे में जो है डिस्कस किया है। इसके बाद आप देखेंगे जल संसाधन को दर्शाना कि कहाँ पे जो है किस तरीके से आप देखेंगे वहाँ पे, जैसे कि झीलों के बारे में, ठीक, जैसे बूलर झील हो गई, चिल्का झील हो गई, इस तरीके से जो है आप लोगों को वहाँ पे देखना है। फिर कुछ बांध बनाए गए हैं वहाँ पे, और उस बांधों के बारे में जो है आपको, जैसे कुछ आपको हम बता दें कि कुछ जैसे गिने चुने बांध आपके हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, जैसे सलाल बांध है, भाखड़ा नंगल परियोजना है, टेहरी बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक। तो इसके बाद आपका हीराकुंड बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, तुंगभद्रा नदियों के साथ, यानी जो तुंगभद्रा नदी पर भी बनाया गया है, इन सभी के बारे में आपको देखना है, और नदी के साथ, ठीक है, यानी कि किस नदी पे बनाया गया है और किस स्टेट में बनाया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका आता है अध्याय एक कृषि के बारे में, जो आपका जो है अध्याय नंबर 4 है, यानी चैप्टर 4 है। यहाँ से कृषि के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जैसे चावल और गेहूं के जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं, मतलब किस राज्य में जो है अधिकतर चावल उत्पादन किए जाते हैं, किस राज्य में अधिकतर जो है गेहूं उत्पादन किए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि जैसे सबसे बड़े उत्पादक राज्य किसके किसके, तो गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़, जूट, इन सभी के बारे में आपको देखना है कि जो है ये किस स्टेट में सबसे अधिक जो है इनका उत्पादन किया जाता है, कौन से अग्रणी राज्य हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा आता है यूनिट नंबर 3, जिसे हम जानते हैं पॉलिटी के नाम से, या फिर नागरिक शास्त्र के नाम से जानेंगे, सिटीजनशिप के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इसमें जो है आप लोगों को नागरिकता के बारे में बताया जाएगा कि सत्ता की साझेदारी, इसमें जो है आप 2 स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। एक जो है आपका श्रीलंका, और जो एक आपका वहाँ पे है यूरोप का जो है एक आपकी कंट्री है, तो उसके बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, कि सत्ता की साझेदारी क्यों होना चाहिए, क्यों जो है पार्लियामेंट और जितने भी आपकी जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी जो है अलग अलग क्यों होने चाहिए, इसके बारे में जो है यहाँ पे आपको चर्चा करना पड़ेगा। फिर जाति, धर्म और लैंगिक मामले, जैसे कि आपको जाति के आधार पे कोई भेदभाव, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव, लैंगिक जो मसले होते हैं कि मतलब कि आप देखेंगे स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में आप देखेंगे तो भिन्नता दिखाई देगी। इसके बाद हम बात करें जो आपका इसमें सेकंड आता है, सेकंड नंबर पे जो इसका राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता और प्रतिवाद, यानी कि इसमें जो है कौन से संघर्ष होते हैं, राजनीतिक दल की क्या भूमिका रहती है, भारत में जो कितने प्रमुख राष्ट्रीय ऐसे क्षेत्रीय दल बनाए गए हैं जिनके बारे में जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर आपका आता है लोकतंत्र के परिणाम है, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र से क्या क्या जो है हमको किस तरीके का हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आप देखेंगे इसको डिटेल में पढ़ना आपको क्लास 9 से ही पढ़ेगा, क्योंकि जो है क्लास 9 में आपका एक जो है डेमोक्रेसी का पूरा चैप्टर ही है, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कितने प्रकार का होता है। फिर चाहे आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, यानी कि आप प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके बारे में भी आप लोगों को वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया गया है। तो वहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं। जिस एक बार जो है हमने खुद जो है अपने चैनल पे जो लोकतंत्र के बारे में आप लोगों को बताया है, बाकी इन सभी चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो लोकतंत्र के परिणाम में इन सभी चीज़ों को जो है आप देखेंगे यहाँ पे कैसे इसका विकास हुआ, इसमें लोगों की सुरक्षा कैसे की जाती है, वहाँ पे उनकी गरिमा किस तरीके से बनी रहती है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, जो कि जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाला है। इसके बाद जो आपका यूनिट 3 आता है, जिसे हम इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, इसमें आप देखेंगे डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में, ठीक। तो यहाँ आप देखेंगे डेवलपमेंट विकास के बारे में कि शिशु मृत्यु दर, जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पे जो है किस तरीके से कितने लोगों का जन्म हो रहा है, तो उसमें से कितने जीवित बच रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जा रही है। फिर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, लोगों की जो है अगर देखेंगे एक व्यक्ति का आप जैसे केवल निर्धारण तो कर नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से आपको प्रति व्यक्ति आय देखना है कि हमारे कंट्री में किस तरीके से जो है प्रत्येक व्यक्ति की उसकी कितनी आय है। तो इसके आधार पर जो है यहाँ पे आपको विकास का जो है निर्धारण करना है, डेवलपमेंट को आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद जो आपका सेकंड आता है, इसमें क्षेत्रक के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो यानी कि तीनों क्षेत्रक के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन जो है प्राथमिक क्षेत्रक से आता है, कौन द्वितीय क्षेत्र से आता है, इसमें क्या उत्पादन किया जाता है, कौन से कार्य जो है किस क्षेत्र में आते हैं, कौन से व्यक्ति, जैसे अभी आपको बताएं कि हमने जो है वहाँ पे आप लोगों को बताया था डिटेल में कि जो है कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में आएगा, तो इसके बारे में आपको जो है वहाँ पे देखना है। फिर आप देखेंगे तो मुद्रा और साख यानी बैंकिंग का ये जो है आपका चैप्टर है, बैंक के बारे में आपको देखना है कि मुद्रा
की भूमिका, जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, बचत तथा साख यानी कि बैंक के बारे में आपको यहाँ बैंकिंग पूरी तरीके से आपको समझ आना चाहिए। इसमें जो है आप लोगों को यहाँ से बताया जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका आता है 3rd नंबर पे वैश्वीकरण का ये चैप्टर। ये आप लोगों को हिस्ट्री में भी मिला था, यानी वहाँ से जो है थोड़ा-सा वहाँ आपको इतने डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन जो है इसमें आप देखेंगे तो इस इकोनॉमिक में आप लोगों को डिटेल में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिसमें जो है क्या-क्या इसके कारण रहे हैं, विश्व व्यापार में इसका जो है क्या प्रभाव रहा है, ये सभी जो है आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। फिर उपभोक्ता अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति का क्या अधिकार होता है, उससे उसको जो है किस तरीके से उसका शोषण किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। फिर उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका, यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर जो शोषण किए जा रहे हैं उनमें जो है बचाव के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये रहा आपका जो टोटल आपका जहाँ से जो है आप लोगों को 70 नंबर जहाँ से आपको मिलते हैं, तो ये आपका टोटल रहा जो कि 100% अभी हमने आप लोगों को सिलेबस बताया। और केवल जो है यहाँ से आपको 70 नंबर मिलेंगे, बाकी जो है आपके 30 नंबर्स आपके जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से जो है आप लोगों को 30 नंबर दिया जाता है, जो कि प्रोजेक्ट कार्य के अनुसार, जिसमें जो है आप लोगों को फाइल बनाना पड़ता है या फिर कुछ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ऐसे नॉर्मली होता है, इस पे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना नहीं होता है, क्योंकि जो है यहाँ से क्या होता है कि कुछ ज़्यादा जो है बस केवल आपको फाइल ये सभी जो है लिखना, बस इस पे ज़्यादा आप लोग ध्यान इसलिए नहीं दीजिएगा क्योंकि जो है इसका नंबर मिलना ही मिलना होता है। आपको बस डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ से जो है आप लोगों को 70 नंबर्स मिलते हैं। तो आपके जो ये प्रैक्टिकल का होता है, ये आपका 30 नंबर 29 नंबर इतना तो दे ही देते हैं, इससे कम जो है कोई नहीं देगा आप लोगों को। तो इससे जो है आप लोगों को स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। तो थैंक्स, टेक केयर। और आप लोग देखेंगे इसी तरीके से जो है अलग-अलग सब्जेक्ट का सिलेबस हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।